हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम सामने आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है। चैप्टर का नाम है हायर परचेज। बेटे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हायर परचेज चैप्टर पहले कभी पढ़ा नहीं होगा, वो मेरे साथ फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है और प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड भी है। हम आराम आराम से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो बताइए बेटे, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? हम अपना आज का चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए बेटे, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है हायर परचेज। आइए तो हम इसके बारे में कुछ डिस्कशन करना शुरू करते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानते भी हों कि हायर परचेज क्या होता है, और हो सकता है अभी कई स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से ये पता ना हो कि हायर परचेज क्या होता है। तो हम आज स्टार्टिंग करते हैं। टॉपिक है हायर परचेज। नाउ चैप्टर का नाम लिखेंगे हायर परचेज। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सर ये हायर परचेज होता क्या है। ठीक है, अब बेटे आजकल का लाइफस्टाइल है और आजकल के लाइफस्टाइल में हम चाहते हैं कि हमारे पास हर फैसिलिटी अवेलेबल हो। अब फैसिलिटी लेने के लिए तरीका तो ये है कि आप पहले कुछ अपने फंड्स कलेक्ट कर लीजिए और जब आपके फंड्स कलेक्ट हो जाएं तो आप जो भी परचेज करना चाहते हैं वो आप परचेज कर लीजिए। बताइए, एक नॉर्मली किसी भी चीज को ओन करने का, परचेज करने का एक नॉर्मल वे क्या है, मुझे बताइए। सर नॉर्मल वे तो ये कहता है कि पहले आप अपने फंड्स को कलेक्ट कर लीजिए, फिर आपको जो लेना है वो आप ले लीजिए। बट आजकल का लाइफस्टाइल डिफरेंट है। आजकल हम चाहते हैं यार रुकेगा कौन, मैं तो चाहता हूं कि एक चीज जो मुझे पसंद है वो मुझे आज ही मिल जाए। ठीक है ना, अभी मेरे पास पैसे हैं नहीं, मैं फिर भी चाहता हूं चीज मिल जाए। अब बेटे मैं विलिंग बायर हूं, मैं लेना चाहता हूं, और एक व्यक्ति गुड्स को प्रोड्यूस करके बैठा हुआ है, वो विलिंग सेलर है, वो बेचना चाहता है। प्रॉब्लम है उसको पैसे चाहिए और मेरे पास अभी पैसे हैं नहीं, इंतजार मैं करना नहीं चाहता। तो क्या तरीका हो सकता है? एक तरीका हो सकता है, और वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि अगर आप कोई आइटम परचेज करना चाहते हैं जिसके लिए अभी मेरे पास फंड्स का अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है, अभी मेरे पास फंड्स का अरेंजमेंट नहीं है, मैं कोई आइटम परचेज करना चाहता हूं और मेरे पास फंड्स का अरेंजमेंट नहीं है, तो देन आई हैव अ अल्टरनेटिव विच इज कॉल्ड एज हायर परचेज। अब बेटे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि सर मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक मोटरसाइकिल हो, लेकिन मेरे पास अभी फंड्स नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी आर्टिकल चाहिए और हमारे पास अभी फंड्स अवेलेबल नहीं है तो हम मार्केट जाते हैं और मार्केट में एक एग्रीमेंट करते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें बायर को एसेट मिल जाता है और जिसकी पेमेंट वो इंस्टॉलमेंट्स में देता रहता है। आपके पास ऐसी भी ऑप्शन है।
ऑप्शन क्या कह रही है? ऑप्शन ये कह रही है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं जिसके लिए आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स नहीं है तो कोई इशू नहीं है, मार्केट में ऐसा भी अरेंजमेंट है कि आप प्रोडक्ट ले लीजिए और उसकी पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट्स में दे दीजिए। लेकिन आप जल्दी नहीं करेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि इसी को हायर परचेज कहते हैं, मैंने अभी डिस्कशन को स्टार्ट किया है और मैं आपको लेकर चलूंगा कि हायर परचेज कहते किसको हैं। ठीक है, आइए जी, मेरे साथ साथ सभी बच्चे अभी समझना शुरू करेंगे और डिटेल में कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है जी, सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं कि मैं एक कार परचेज करना चाहता हूं। सपोज आई वांट टू परचेज अ कार। कार का प्राइस क्या है? ठीक है जी, मान लेते हैं बेटे कार का जो प्राइस है वो है 3 लाख रुपीस। अगर मैं एक कार परचेज करना चाहता हूं, कार का प्राइस है 3 लाख रुपीस और मेरे पास अभी 3 लाख रुपीस का अरेंजमेंट नहीं है, तो मैं सेलर के पास जाता हूं और मैं सेलर से कहता हूं कि देखो मुझे कार दे दीजिए, मैं इसकी पेमेंट आपको धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स के माध्यम से कर दूंगा। ठीक है, अब मान लेते हैं बेटे सेलर ने मुझसे पूछा कि बताइए कितना पीरियड आपको चाहिए इसकी पेमेंट करने के लिए। मैंने कहा 36 मंथ्स। मैं इस कार की पेमेंट करूंगा 36 मंथ्स में। उसने कहा ठीक है, आपको 36 इंटू 10,000 रुपीज ये पे करने पड़ेंगे, अमाउंटिंग टू 3,60,000। ठीक है, अब बेटे कार 3 लाख रुपीस की है, मैं पेमेंट उसकी इंस्टॉलमेंट्स में करना चाहता हूं, तो उसने सेलर ने मुझे कहा कि 36 मंथली पेमेंट्स करनी पड़ेंगी 10,000 रुपीज की, अमाउंटिंग टू 3,60,000। मैंने कहा एग्रीड। उसने कहा ठीक है, हमने आपको कार की डिलीवरी दे दी। यानी कि बायर को कार की डिलीवरी मिल गई बिगिनिंग में। This is called beginning of the period and this is called end of the period। और अभी आप किसी रिजल्ट पर मत पहुंच जाना कि क्या यही हायर परचेज है, अभी इसमें टेक्निकलिटीज को डिस्कस करना है, मुझे समय देना पड़ेगा आपको। नाउ सर, अभी भी क्या इशू बाकी रह गया है? मैं कहता हूं कि कार तो मुझे मिल गई, लेकिन मैं कार का ऑनर कब बनूंगा? बायर ने सेलर से एक क्वेश्चन पूछा कि मुझे ये बताइए, कार जो आप मुझे दे रहे हैं, कार की कीज मुझे दे दी, मैं कार ले जाके ड्राइव करूंगा, जो चाहे वो करूंगा, मुझे सिर्फ ये बताइए कि इस कार का मैं ऑनर कब बन जाऊंगा? ठीक है जी, आप अपने किसी फ्रेंड से कहते हैं कि यार मुझे कहीं जाना है, क्या मुझे अपनी कार दे दोगे? उसने कहा ले जाओ यार दोस्त, तुम्हें क्या मनाही है, कार ले जाओ। उसने आपको कीज पकड़ा दी, आप कार लेकर के आ गए। आप मुझे सड़क पर मिले, मैंने कहा वाह बहुत अच्छी कार है। तो बेटे कार आपके पोजेशन के अंदर है, क्या आप कार के मालिक बन गए हैं, ऑनर बन गए हैं? आप अपने फ्रेंड से जब कार लेके आते हैं तो कार को सिर्फ ड्राइव कर रहे हैं, उसकी पोजेशन आपके पास है, क्या आप उसके ऑनर भी बन गए हैं? आंसर इज नो। सर उसके ऑनर कैसे हो सकते हैं, वो तो मेरे दोस्त की कार है। सिमिलरली जब मैं ये इंस्टॉलमेंट्स पर कार लेके आता हूं तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ जाता है, कोई यदि मुझसे पूछ ले कि क्या आप इस कार के ऑनर हैं या आप इस कार के ऑनर नहीं है, तो मैं क्या आंसर दूंगा? इसलिए मैं सेलर के पास चला गया। मैंने कहा सेलर जी एक बात बताइए, कार तो मुझे मिल गई, क्या मैं इसका ऑनर भी हूं?
सेलर ने कहा बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेलर कहता है देखिए जी, आपने मुझे कार का पैसा दिया नहीं, मैं आपको ऑनर कैसे बना सकता हूं? यानी डिलीवरी आपको मिल जाएगी, लेकिन ऑनरशिप मैं आपको नहीं दूंगा। अब मेरे दिमाग में खतरा हो गया। मैंने कहा ओहो, मैं तो इसका ऑनर ही नहीं हूं। मैंने कहा सेलर जी एक बात बताइए, मैं तो आपको पेमेंट देता जा रहा हूं, मैं इसका ऑनर ही नहीं हूं, कल को तो आप मुझसे कार वापस ले जाओगे? सेलर ने कहा ले जाऊंगा, अगर आप मुझे पेमेंट नहीं दोगे तो कार वापस ले जाऊंगा, अगर आप मुझे सारी की सारी पेमेंट दे दोगे तो मैं इसकी ऑनरशिप आपको दे दूंगा। यानी ऑनरशिप आपको दे दी जाएगी। कब? जब आप मुझे सारी की सारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर देंगे तो मैं आपको इसकी ऑनरशिप दे दूंगा। मैंने कहा इसका मतलब 36 मंथ्स तक मेरे दिमाग में टेंशन रहेगी कि मैं तो इसका ऑनर नहीं हूं। सेलर ने कहा यही तो मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में इसकी टेंशन रहे और आप मुझे इसकी पेमेंट देते रहें। यानी कि बायर और सेलर ने एक एग्रीमेंट कर लिया, और एग्रीमेंट की शर्त क्या हुई? एग्रीमेंट की शर्त यह हुई कि बायर को कार की डिलीवरी तो दी जाएगी, लेकिन ऑनरशिप नहीं दी जाएगी। यानी कार को वो चला सकता है, कार को वो यूज कर सकता है, लेकिन उसको इस डर के साए में रहना पड़ेगा कि कार अभी उसकी है नहीं। वो धीरे 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 जो पेमेंट उसने कमिट की हैं वो पेमेंट वो देगा, और लास्ट में जब वो सारी पेमेंट दे देगा तब हम उसे ऑनर बना देंगे। ठीक है? अगर ये टर्म्स फिक्स हो जाती हैं, कार के लिए ये टर्म फिक्स हो जाती हैं, देन इट इज कॉल्ड हायर परचेज। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हायर परचेज का है वो ये है कि आपको उसकी ऑनरशिप कब मिलेगी? लास्ट में, जब आप उसकी पेमेंट कर देंगे। ठीक है? इट इज कॉल्ड हायर परचेज। नाउ एक और वे होता है, उसमें ऑनर को डिलीवरी भी बिगिनिंग में दे दी जाती है और ऑनरशिप भी बिगिनिंग में दे दिया जाता है। अब ध्यान रखना, ऑनरशिप भी सेलर कह रहा है कि मुझसे बिगिनिंग में ले जाइए, आप टेंशन फ्री रहिएगा, एंड में देने को मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैंने आपको ऑनरशिप भी दे दी। अगर ऑनरशिप बिगिनिंग में दे दी जाए, सारी बातें वही रहेंगी जो पहले तय हुई थी, सिर्फ एक फैक्ट का चेंज अगर हो जाए कि ऑनरशिप बिगिनिंग में दे दी जाए, तो इस एग्रीमेंट का नाम हो जाता है इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। अब मैं वापिस आता हूं। ठीक है? मैंने पहले आपको यह बताया कि कार आपको मिल सकती है, लेकिन ऑनरशिप आपको कब मिलेगी? बताइए। एंड में। अगर ऑनरशिप एग्रीमेंट में यह लिख दी जाए कि एंड में मिलेगी, तो एग्रीमेंट का नाम हो जाता है हायर परचेज। और अगर एग्रीमेंट ये कर लिया जाए कि ऑनरशिप बिगिनिंग में ही मिल जाए, तो उसका नाम हो जाता है इंस्टॉलमेंट परचेज। यानी कि ये दोनों बहुत हद तक सिमिलर टर्म्स हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत डिफरेंसेस भी हैं, और हमारे चैप्टर का नाम होता है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। तो मैं आपको दोनों बातें समझाते हुए चलूंगा कि व्हाट इज मेंट बाय हायर परचेज एंड व्हाट इज मेंट बाय इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। क्लियर है? नाउ
नाउ द इशू इज, मैंने एक कार का एग्जाम्पल लिया। बेटे मैंने आप लोगों के साथ एक कार का एग्जाम्पल लिया। आप मेरी ड्राइंग पर मत जाना कि ये क्या है। बेटे ये मैंने एक कार का एग्जाम्पल लिया आपके साथ, ठीक है जी। एसेट, कार को मैंने क्या कहा, एसेट। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम नाम दिया करेंगे एसेट। ये है पीरियड। पोजेशन हमेशा बिगिनिंग में मिलती है। अगर पोजेशन ना मिले तो फिर मेरे किसी काम की बात रह नहीं जाती। नाउ अगर एसेट की पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है डिलीवरी, डिलीवरी हमें अभी मिल जाए, पेमेंट हम उसकी इंस्टॉलमेंट्स में करते रहेंगे, पोजेशन अभी लेना चाहते हैं, पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे। अब साथ में आ जाता है कि ऑनरशिप कब, अगर ऑनरशिप इसके साथ में आपको लास्ट में दे दी जाएगी तो इस टर्म को हम बोलते हैं हायर परचेज। और अगर पोजेशन अभी मिल जाए, पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट्स में करते रहें और ऑनरशिप भी बिगिनिंग में ही सेलर देने को तैयार हो जाए, तो उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। ठीक है। हमारा जो चैप्टर रहेगा उसके अंदर मेजर स्टडी हमारी रहेगी हायर परचेज की। आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट परचेज कोई भी सेलर क्यों करेगा, अगर ऑनरशिप मिल जाए तो फिर बायर पेमेंट क्यों करेगा। इसलिए इंस्टॉलमेंट परचेज धीरे धीरे डिस्करेज होता चला गया और हर एक सेलर ने इंस्टॉलमेंट परचेज का सिस्टम बंद कर दिया। और प्रैक्टिकली आजकल मोस्टली आपको क्या मिलता है, हायर परचेज। और हमारे चैप्टर को भी हम लोग हायर परचेज ही बुलाते हैं, जबकि इसमें हायर परचेज भी है और इसमें इंस्टॉलमेंट परचेज भी है। हमारे पास पॉपुलर कंसेप्ट हायर परचेज है, हमारे पास क्वेश्चंस भी हायर परचेज के होंगे, हम ज्यादा चर्चा भी हायर परचेज की करेंगे। बस इंट्रोडक्टरी क्लास में हम इंस्टॉलमेंट परचेज और हायर परचेज दोनों के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो बताइए बेटे, यहां तक की बात समझ में आई तो मैं कुछ आगे बढ़ सकता हूं? हाँ जी सर, आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी हायर परचेज एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रोडक्ट की डिलीवरी अभी दी जाएगी और उसकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में दी जाएगी, ऑनरशिप एंड में दी जाएगी। सब कुछ सही चलता रहा तो ऑनरशिप एंड में दे दी जाएगी। नाउ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर अगर बीच में बायर इंस्टॉलमेंट देने से इनकार कर दे तो क्या होगा, बताइए। सेलर कहता है कि मैंने आपके साथ हायर परचेज इसीलिए ही तो किया है कि आप डर में जिए कि आपकी कार ऑनर, अभी आप ऑनर नहीं है, तभी तो आप मुझे उसकी पेमेंट देते रहेंगे। मिस्टर बायर, अगर आपने बीच में पेमेंट रोक दी तो ध्यान रखना कि ऑनरशिप आपको दी नहीं थी, मैं आपसे कार को वापस ले आऊंगा। ठीक है जी। अब सवाल ये उठता है कि सर मैंने 10,000 रुपए की 20 किस्तें दे दी थी और उसके बाद में अगर बायर इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाता तो सेलर कहेगा कि ठीक है मैं कार वापस लेके आ जाऊंगा। सेलर लेके आ गया अपने पास। अब बायर झगड़ा करेगा कि भाई मैंने आपको 2 लाख रुपए दिए थे, आप तो कार वापस ले गए, तो ऐसा करो मेरे 2 लाख रुपए वापस कर दो। बताइए। सेलर एक दिन आ गया कि जी आपने पैसे दिए नहीं, कार मेरी है, मैं लेके जा रहा हूं। बायर बोलेगा रुक, मैंने तेरे को 20 किस्तें दी थी 2 लाख रुपए की, वो मुझे लौटा।
सेलर कहता है कि भाई तुमने 20 किस्तें दी थी तो 20 महीने तुमने कार को इस्तेमाल कर लिया, इसीलिए मैं आपको कुछ भी वापस नहीं करने वाला। ठीक है जी। अब आप कहोगे कि बायर तो इनकार कर देगा, बायर कहेगा ऐसे कैसे कार ले जाओगे, मुझे कुछ तो पैसे दो। कोर्ट ने कहा कि झगड़ा ना हो इसीलिए कानून बना दो, और गवर्नमेंट ने इसी बात पर कानून बना दिया कि हायर परचेज के अंदर अगर बायर इंस्टॉलमेंट ना दे तो सेलर आए और अपनी कार वापस लेकर के चला जाए, उसे कोई नहीं रोकेगा। इस पर कानून बना रखा है, हायर परचेज एक्ट बना रखा है। उस एक्ट के अंदर यह बात लिखी हुई है कि जब कार बायर से वापस ली जाएगी तो बायर को कुछ दिया नहीं जाएगा। समझ में आया? यानी कि अगर बायर ने किस्त नहीं दी तो सेलर आए अपना प्रोडक्ट वापस ले जाए, उसे बायर को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बायर ने जो पैसे दिए उसके अगेंस्ट में उसने कार को इस्तेमाल कर लिया। अब मैं ये नहीं कहता कि आपकी समझ के हिसाब से ये बात फेयर है या अनफेयर है, जो लॉ है वो मैंने आपके सामने रखा है और उसी के साथ हमारी स्टार्टिंग होने वाली है। तो जितनी बातें मैंने आपको पढ़ाई हैं पहले हम उसको लिखेंगे, फिर हम उसको और आगे डिस्कशन में और डिटेल में जानेंगे। Now, meaning and definition of hire purchase. Meaning and definition of hire purchase. Hire purchase is an agreement by which गुड्स कह लीजिए या एसेट्स कह लीजिए। हायर परचेज इज एन एग्रीमेंट बाय विच गुड्स ऑब्लिक एसेट्स आर परचेज्ड oblique sold on the following terms. हायर परचेज हम उस एग्रीमेंट को कहते हैं जिसके द्वारा गुड्स कहिए या एसेट्स कहिए, बायर खरीदता है सेलर बेचता है ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1, दैट payment will be made in installment। सबसे पहली बात तो यह है कि पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी। दूसरा पॉइंट थोड़ा सा लंबा है तो मैं पहले आपको समझा देता हूं, फिर मैं उसको लिखवा भी देता हूं, हालांकि मैं आपको समझा भी चुका हूं। मैंने एग्जाम्पल में कहा था कि बायर अगर 20 इंस्टॉलमेंट्स दे देता है और उसके बाद 21st इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाता, वट एवर मे बी, 20 कहिए, 25 कहिए, 15 कहिए, आपकी मर्जी, 36 किस्तें देनी थी, 36 में कहीं पर भी अगर बायर रुक गया और उसने पेमेंट नहीं दी तो सेलर अपना एसेट ले जाएगा। ठीक है, और बायर को कुछ भी नहीं वापस करेगा। दिस इज द सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट आएगा कि अगर 36 इंस्टॉलमेंट्स बायर ने पूरी की पूरी पे कर दी तो फिर सेलर उसे ऑनरशिप दे देगा। स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीमेंट है, सरकार ने लिखे हुए हैं। ठीक है जी। नाउ ईच इंस्टॉलमेंट विल बी treated as higher charges. Each installment will be treated as higher charges. हर एक 10,000 रुपीज की किस्त
जो आप दे रहे हो, सरकार ने कह रखा है बायर उसे किराया मानते हुए चलना। हायर का मतलब होता है रेंट, हायर चार्जेस मतलब रेंटल चार्जेस। हर किस्त जो आप दे रहे हो बायर, उसे हायर चार्जेस मानना, रेंट मानना। सो दैट इफ डिफॉल्ट इज मेड, क्योंकि अगर कभी गड़बड़ हुई, देन seller can take back the asset without compensating the buyer। ठीक है, हर एक इंस्टॉलमेंट को आप रेंट मान के चलना, क्योंकि अगर बायर तुमने गड़बड़ की तो सेलर अपना एसेट वापस ले जाएगा और तुम्हें बदले में कुछ देगा नहीं, क्योंकि रेंट के बदले में कुछ नहीं मिलता। अगर आपने किसी की बिल्डिंग किराए पे ले रखी है और 2 सालों तक आप उसे किराया दे रहे हैं और 2 सालों के बाद वो आपसे खाली करवा ले, तो क्या आप अपना पैसा वापस मांग लोगे? आंसर इज नो। आप अपना पैसा वापस नहीं मांग सकते। ठीक है। नंबर 3, इफ all the installments will be duly paid, then the ownership will be transferred to the buyer। ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि मैंने आपके साथ क्या चर्चा किया है। इसका मतलब यह है कि मैंने आपके साथ में यह चर्चा की है, एक कार का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, मैं बार बार कहूंगा ड्राइंग पर मत जाना, ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको समझाने का ही होता है। मैंने एक कार का एग्जाम्पल लिया था। गवर्नमेंट ने कहा है कि पेमेंट अगर मुझसे आप पूछ रहे हो तो पेमेंट ध्यान रखो कैसे होगी, इंस्टॉलमेंट्स में। हर एक इंस्टॉलमेंट को हम रेंट मानते हुए चलेंगे। अगर कभी बीच में गड़बड़ की, मतलब डिफॉल्ट किया, तो कार वापस हो जाएगी, कार रिटर्न होगी, लेकिन जो पेमेंट आपने दी थी वो रिटर्न नहीं होगी। ये पॉइंट नंबर 2 में लिखा था कि अगर डिफॉल्ट हुआ तो सेलर जो है वो अपना एसेट वापस ले सकता है। ठीक है, और बायर ने जो पेमेंट दी है वो उसे वापस नहीं मिलेगी। और तीसरा पॉइंट था कि अगर बायर सभी इंस्टॉलमेंट दे देता है तो डेफिनेटली वो हकदार है और उसे ऑनरशिप दे दी जाएगी। यानी मेन पॉइंट ये है कि ऑनरशिप सभी पेमेंट की देने के बाद मिलती है, तो हम इसे बोल देते हैं हायर परचेज। मैं समझता हूं बेटे कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चे कह रहे हैं सर बायर क्यों हायर परचेज का एग्रीमेंट करेगा, वो क्यों नहीं इंस्टॉलमेंट परचेज का एग्रीमेंट कर लेता और ऑनरशिप अभी ले लेता। हायर परचेज में ऑनरशिप बाद में मिल रही है, इंस्टॉलमेंट परचेज में ऑनरशिप पहले मिल रही है। तो सर बायर को तो इंस्टॉलमेंट परचेज कर लेनी चाहिए। सवाल यह उठता है कि बेटे आपके पास तो पैसे हैं नहीं, बायर जो है उसके पास पैसे हैं नहीं, तो अल्टीमेटली अपर हैंड सेलर का है। यह सेलर डिसाइड करेगा कि वो आपके पास आपके साथ हायर परचेज करना चाहता है या इंस्टॉलमेंट परचेज करना चाहता है।
डेफिनेटली वो हायर परचेज करना चाहेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा इशू है तो वो इंस्टॉलमेंट परचेज भी कर सकता है। लॉ ने मना नहीं किया, लॉ ने कहा आप करना चाहें आप कर सकते हैं। बाकी आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उन सब का आंसर मैं दूंगा कि सर अगर इंस्टॉलमेंट परचेज करता है तो फिर वो इंस्टॉलमेंट नहीं देगा, इंस्टॉलमेंट नहीं देगा तो क्या होगा, इन सारी बातों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन हम लिखते हुए डिस्कशन करेंगे सो दैट हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना। हम साथ साथ लिखते भी जाएंगे और साथ साथ हम इसको समझते भी जाएंगे। पॉइंट इस कि आपको मोटा मोटा बेसिक डिफरेंस तो समझ में आ गया हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट परचेज के अंदर। हाँ जी, मोटा मोटा डिफरेंस तो ऑनरशिप का है, ठीक है। आइए अब हम और आगे फर्दर डिस्कशन में चलेंगे कि सर इनके बीच में और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट परचेज। सभी बच्चे अपने रजिस्टर में 3 कॉलम बना लेंगे। पहला कॉलम तो डालेंगे पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पहला डलेगा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दूसरा डलेगा हायर परचेज और तीसरा डलेगा इंस्टॉलमेंट परचेज। हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट परचेज। पॉइंट नंबर 1 है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट 1 इज नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो हायर परचेज है ये दरअसल एक रेंटल एग्रीमेंट है जो कि बाद में परचेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो इंस्टॉलमेंट परचेज है इसमें ऑनरशिप बिगिनिंग में ही मिल जाती है, और जब ऑनरशिप मिल जाती है उसी को परचेज कहते हैं। यानी ये स्टार्टिंग से ही परचेज का एग्रीमेंट है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जो हायर परचेज है वो स्टार्टिंग में हायर एग्रीमेंट था जो कि बाद में परचेज एग्रीमेंट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इनिशियली ये हायर एग्रीमेंट है। और इंस्टॉलमेंट परचेज, उसमें ऑनरशिप तो आपको डेफिनेटली बिगिनिंग में मिल ही जाएगी, तो वो स्टार्टिंग से ही एक परचेज एग्रीमेंट है। बताइए, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, आंसर इज यस। तो आइए पहला पॉइंट लिखें। It is like contract of hire. It is like contract of hire, though ऐसे लिखिए, later on it becomes सेल। ये शुरुआत में तो हायर का एग्रीमेंट था लेकिन बाद में सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इंस्टॉलमेंट परचेज इज एन एग्रीमेंट ऑफ आउटराइट परचेज। ये शुरुआत से ही आउटराइट परचेज का एग्रीमेंट है। बताइए बेटे, पहली बात समझ में आ गई?
दूसरी बात, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। अब मैं समझता हूं बेटे, बहुत देर से मैं इसी के ऊपर बात आपके साथ कर रहा हूं, तो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि हायर परचेज में ऑनरशिप एंड में मिलती है और इंस्टॉलमेंट परचेज में ऑनरशिप बिगिनिंग में मिल जाती है। यही तो मेन डिफरेंस था। अगर ये भी आप ना समझ पाए तो मेरा इतनी देर से पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है जी? हां सर, आइए हम इस पॉइंट को भी लिखें। The ownership will be given to the seller, given to the buyer after the payment of last installment. After the payment of last installment, ownership will be given to the buyer after the payment of last installment. ये PMT मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, पेमेंट। ठीक है, यहां लिखेंगे ऑनरशिप is given at the beginning of the agreement. जैसे ही हमने एग्रीमेंट कर दिया, हमें ऑनरशिप मिल गई। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 3, रिटर्न ऑफ गुड्स। अब बेटे, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, एंड माय क्वेश्चन इज, कि आप अगर कभी मार्केट में जाते हैं तो आप शॉप के ऊपर एक पट्टी लिखी हुई देखते होंगे। वहां लिखा होता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। बेटे, दुकानदार कहता है कि पता नहीं कितनी मुश्किल से तो सामान बिकता है, और बिकने के बाद अगर वो वापस आ जाए तो सेलर को ना बहुत कठिनाई होती है, वो लेने से इनकार कर देता है। वो कहता है मैं वापस नहीं लूंगा, मैंने बेच दिया एक बार। दुकान खोलने का क्या मतलब है? सामान को बेचना। जब मैंने बेच दिया तो उसके बाद मैं वापस क्यों ले लूं? तो ये तो नॉर्मल आप किसी भी दुकान पर देखते हैं कि बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा, यानी बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा। अब मुझे बताइए, इन दोनों में कहां पर सामान बिक चुका है? आंसर इज इंस्टॉलमेंट परचेज। यानी इंस्टॉलमेंट परचेज में गुड्स रिटर्न नहीं हो सकते, लेकिन यहां तो बिका है ही नहीं, तो यहां पर गुड्स रिटर्न हो सकते हैं। लिखें, बायर कैन रिटर्न द गुड्स and he will not be liable to pay future installments. बायर कैन रिटर्न द गुड्स। बायर जब चाहे सामान वापस कर दे, और क्योंकि अगर वो वापस कर देगा तो ये रेंटल एग्रीमेंट बन जाएगा, और रेंटल एग्रीमेंट में मैं बाकी की पेमेंट नहीं करूंगा। ठीक है जी।
यहां लिखें बायर कैन नॉट रिटर्न द गुड्स टू द सेलर। वो गुड्स रिटर्न नहीं कर सकता। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन ना आ जाए कि सर अगर हम नॉर्मली किसी दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार के साथ संबंध अच्छे होते हैं। अब मान लीजिए बेटे, मैं एक टॉय शॉप पर गया और मैंने एक दुकानदार से एक टॉय खरीदा। मैंने कहा जी एक टॉय दे दो। उसने मुझे एक खिलौना, एक गन दे दी। उसने कहा ये गन ले जाओ। मैंने कहा अच्छी तो है। कहता है भाई साहब चिंता मत करो, हम बैठे हैं। मैंने कहा आप बैठे हो से मतलब क्या होता है? उसने कहा मतलब यह है कि अगर इस गन में खराबी हुई तो लाना मैं बदल दूंगा। तो बिका हुआ माल वापस नहीं होगा का मतलब यह मत समझ लेना कि मैं ये कह रहा हूं कि रिटर्न नहीं होगा। वो तो हो सकता है, लेकिन आप कहो कि नहीं भैया सामान रख लो पैसे दो, तो वो नहीं होता। ठीक है ना? पॉइंट नंबर 3 भी हो गया। अब पॉइंट नंबर 4, ट्रीटमेंट ऑन डिफॉल्ट। सर अब ये बताइए, किस्तें रोक दी, बायर किस्तें नहीं दे रहा, अब क्या होगा? बताइए बेटे, बायर हमें किस्तें नहीं दे रहा। सर हायर परचेज में तो हम बता सकते हैं कि क्या होगा। मैंने कहा बताइए क्या होगा? सर हायर परचेज में सेलर आएगा और अपना एसेट ले जाएगा। मैंने कहा वेरी वेरी गुड, तो इतना पॉइंट लिख लें। In the case of default, seller can take back the goods without compensating the buyer। इसका मतलब यह कि अगर डिफॉल्ट हुआ तो सेलर आएगा और अपना सामान वापस ले जाएगा और बदले में बायर को कुछ भी नहीं देगा। अब सर इस केस में क्या करोगे? अब बिका हुआ माल तो वापस होता नहीं है, तो इस केस में लिखें सेलर कैन नॉट टेक बैक the goods, the seller has to sue the buyer for the amount in the court। बेटे इस केस में सेलर के पास अधिकार है कि वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाकर के कहेगा जज साहब कि मैंने अपना सामान इस बायर को दिया था, इस बायर ने देखिए प्रॉमिस किया था, मेरे पास एग्रीमेंट है और अब ये पेमेंट करने से इनकार कर रहा है, तो प्लीज आप ही इसको डायरेक्शन दीजिए कि ये मेरी पेमेंट दे दे। इसका मतलब यहां पर सेलर एसेट तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कठिनाई होगी, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। और आपको पता है कि कोर्ट के अंदर ऑलरेडी इतनी सारी फाइलें पेंडिंग रहती हैं, कोर्ट के पास फुर्सत ही नहीं है। यानी यहां पर वो प्रॉब्लम में आ जाता है सेलर। अब बच्चे कह रहे हैं सर अगर वो प्रॉब्लम में आ जाएगा तो उसे कहा किसने था इंस्टॉलमेंट परचेज कर ले।
अभी बेटे आप थोड़ा सा ना कम समझते हो। सेलर अपनी सुविधा देखता है कि मेरे पास एक प्रोडक्ट बिकता ही नहीं है, पहले बिक जाए, खतरा उसके बाद की बात है। तो प्रोडक्ट बिकता ही ना हो तो फिर वो इंस्टॉलमेंट परचेज कर लेता है कि वापस ना आ जाए कहीं। और अगर प्रोडक्ट ऐसा हो जो बिक सकता हो तो फिर वो हमेशा हायर परचेज करता है। इसके बियॉन्ड भी बिजनेस करने वाला जाने कि वो क्यों करता है कोई भी चीज, हमें तो सिर्फ थ्योरेटिकल बातों को पढ़ना है। नंबर 5, राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ रीसेल, राइट ऑफ रीसेल, ठीक है जी। रीसेल कहिए या सिंपली सेल कह दीजिए। अब बेटे आप ना लॉ पढ़ेंगे और लॉ में आप एक लॉ पढ़ते हैं जिसका नाम होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1932। इसका मतलब है कि सेल करने के भी कुछ नियम होते हैं और वो नियम ये हैं कि आप केवल वही चीज बेच सकते हैं, OLX कर सकते हैं जिसके आप मालिक हो। अब मैं सड़क पर जा रहा था, मैंने देखा यार ये किसी की BMW खड़ी है, मैंने कहा अच्छा लाओ इसको बेच देते हैं। क्या मैं बेच सकता हूं? अरे भाई वो कार मेरी है नहीं तो मैं बेच कैसे सकता हूं? यानी बेच तो आप तभी सकते हैं जब आप उसके ऑनर हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताइए, पहला मेरे पास क्या है? हायर परचेज। क्या हायर परचेज में बायर गुड्स को बेच सकता है? आंसर इज नो। हायर परचेज में बायर मालिक ही नहीं होता, मालिक बनेगा तब बेचेगा, वो बेच नहीं सकता। यानी 36 महीने से पहले हायर परचेज में बायर नहीं बेच पाएगा। 36 महीने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने एग्जाम्पल लिया था। अब गवर्नमेंट कहती है हायर परचेज अब 12 महीने की करो, 6 महीने की करो, 30 महीने की करो, हमें उससे क्या मतलब। यानी यहां पर बायर अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएगा क्योंकि वो रियली में उसका ऑनर नहीं है। बायर कैन नॉट sell the asset. Buyer cannot sell the asset because he is not the owner of the asset. लॉ कहता है कि बायर जी अगर आप किस्तें नहीं दे पा रहे हैं तो आप पैसा कार बेच के नहीं दे सकते क्योंकि कार के तो आप मालिक है नहीं। कोई और संपत्ति हो जिसके आप मालिक हो उसे बेचो, पैसे दे दो, कार के मालिक बन जाओ, फिर कार बेच देना। लेकिन यहां पर डिफॉल्ट के केस में आप नहीं बेच पाओगे। Next, buyer can sell the asset even before making full payment to the seller. ठीक है जी। हायर परचेज में बायर सेल नहीं कर सकता, लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेज में बायर सेल कर सकता है। एक लास्ट पॉइंट और रह जाता है, लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है रिस्क किसका होता है। बेटे रिस्क हमेशा ऑनर का होता है। हायर परचेज में क्योंकि एसेट का ऑनर सेलर है इसलिए रिस्क सेलर का है, और इंस्टॉलमेंट परचेज में क्योंकि ऑनरशिप शुरू में ही मिल जाती है इसलिए रिस्क किसका है? बायर का है।
risk is of the seller and risk is of the buyer. हाँ जी बेटे, तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को लगभग ये बात क्लियर हो गई है कि हायर परचेज क्या होता है और इंस्टॉलमेंट परचेज क्या होता है। ठीक है, अब मैं सोचता हूं बेटे कि आज की लर्निंग को यहीं पर ही रोक दिया जाए। ठीक है, और सिर्फ ये उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से बेटे हम लोग इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कशन करनी शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको हमारे साथ पढ़ना अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।